नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बीए फर्स्ट ईयर की कक्षा हम पढ़ रहे हैं और हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड करके पूरी पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को समझने का प्रयत्न किया है। ये प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को समझाइए, तो आप अभी तक दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हो। एडवर्ड स्वेस के हिसाब से हमने इसको सियाल, सीमा और निफे में बांटा। सियाल, सीमा और निफे, ये तो हमने देखा था स्वेस के हिसाब से, एडवर्ड स्वेस। फिर हमने पृथ्वी का आधुनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जिसमें हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर में, ये तो एक मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन इसी का आधुनिक और मॉडर्नाइज्ड रूप जो है, सियाली हमारी वास्तविकता में क्या है, क्रस्ट है, हमारी सीमाई मेंटल है और निफे हमारी कोर है। लेकिन हमने क्रस्ट को भी यहाँ पर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, मेंटल को भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और कोर को भी हमने अपर कोर और इनर कोर, 6 तरीके से हमने पढ़ा ताकि हम इसको और वाइडली समझ सकें। हमने ये भी देखा कि मेंटल में हमने एस्थेनोस्फेयर या ध्रुवलता मंडल का हमने विस्तार देखा, 80 से 200 किलोमीटर, वो आपको याद होगा। अब एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन भूकंपीय तरंगों के आधार पर और हमको देखने को मिलता है, जिसका मैं आपको बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आपको इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने यहाँ पे दोनों को इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो सियाल है वास्तविकता में वही क्रस्ट है। सियाल की विशेषताएं हम क्रस्ट में पढ़ते हैं, सीमा की विशेषताएं हम मेंटल में पढ़ते हैं और निफे की विशेषताएं हम कोर के रूप में पढ़ते हैं। तो जब भी आपसे अगर वो पूछता है, अगर वो आपसे प्रश्न पूछता है कि एडवर्ड स्वेस के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को समझाइए, तो आपको क्रस्ट, मेंटल, कोर नहीं लिखना है। आपको केवल सियाल, सीमा और निफे के आधार पर आपको समझाना है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एडवर्ड स्वेस महोदय ने दिया था। तो इसके आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसे समझा देंगे, सियाल, सीमा, निफे। लेकिन प्रश्न केवल ये होता है कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को आप समझाइए या पृथ्वी की आंतरिक स्थिति का वर्णन कीजिए विस्तार से। फिर आपको ये क्रस्ट, मेंटल और कोर वाला आपको लिखना है। फिर आपको उसमें सियाल, सीमा, निफे इंक्लूड नहीं करना है। आई थिंक दैट इज क्लियर। ओके, अब हम भूकंपीय तरंगों के आधार पर एक डिस्ट्रीब्यूशन और है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मैं छोटी सी बात आपको बताता चलूं यहाँ पे। जब हम बात कर रहे थे ऊपरी क्रस्ट की, ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट की, तो हमने देखा था कि 35 किलोमीटर तक हमारी क्रस्ट है, निचली क्रस्ट, और यहाँ के बाद 35 से लेकर के 80 किलोमीटर और ये 200 किलोमीटर। मैं वहां उसको भी इसको डिस्क्राइब वहां भी कर सकता था, लेकिन वहां चीज आपके लिए हो सकता है शायद बहुत सारी चीजें हो जाती, तो आप कुछ होते उसमें कंफ्यूज होते, तो मैं उसको यहां बता देता हूं। ये हमारी क्रस्ट है, ये जो हमारी है ये मेंटल है, और 80 से 200 किलोमीटर तक का ये जो रीजन है, हमने इसको पहले क्या नाम दिया था, ध्रुवलता मंडल। इसको कभी कभी पेपर में सीधा सीधा एस्थेनोस्फेयर के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसका नाम एस्थेनोस्फेयर करके ही याद रखिए। एस्थेनोस्फेयर, ध्रुवलता मंडल, 80 से 200 किलोमीटर के बीच। हमने ये भी देखा था कि ये क्या है, प्लास्टिक या मोल्डन स्टेट में है, अर्धगलित अवस्था में, प्लास्टिक स्टेट में। तो ऊपरी क्रस्ट यानी कि या 80 किलोमीटर से लेकर के और ऊपर का जो पूरा भूभाग है, ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट मिलकर के किसका निर्माण कर देती है, लिथोस्फेयर। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। लिथोस्फेयर, इसको कहते हैं हम हिंदी में स्थल मंडल। तो स्थल मंडल का निर्माण कौन कौन सी 2 परतें मिलकर के करती हैं, ये बताना मेरा उद्देश्य था। निचली क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ऊपरी
यानी कि दुर्बलता मंडल के ऊपर का जो भाग रहेगा, 80 किलोमीटर से ऊपर का जो भाग रहेगा, वो वास्तविकता में क्या है, पृथ्वी के स्थल मंडल का लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं जो हम भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर करते हैं। तो भूकंपीय तरंगों की गति, उनकी तरंगों में जो कमी, वृद्धि, अधिकता, जो कुछ भी है, उसके आधार पर हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला जो हमने देखा लिथोस्फीयर, जिसके बारे में हम देख चुके हैं। इसमें ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो P और S दोनों तरंगों की गति में धीरे धीरे क्रमिक रूप से इनमें वृद्धि क्या है, वृद्धि होती जाती है। लिथोस्फीयर ये जनरली सिलिकेट, एल्यूमिनियम और इसमें मैग्नीशियम, ये 3 तत्वों की इसमें अधिकता रहती है। कहीं ना कहीं ऑक्साइडों की इसमें अधिकता है। मैं यहाँ एक बात कहता हुआ चलूँ कि आप इसको बस केवल मैं समझा रहा हूँ ताकि कोई चीज छूटे ना। ये है लिथोस्फीयर। दूसरा पायरोस्फीयर, मैं हिंदी भी लिखता हुआ चलूंगी। तो पायरोस्फीयर हम देखते हैं दुर्बलता मंडल से लेकर के और मेंटल की जो निचली सीमा थी वहां तक 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक हम पायरोस्फीयर का विस्तार देखते हैं। जिसमें पायरोस्फीयर में हम देख रहे हैं कि दुर्बलता मंडल भी आ रहा है, जहां भूकंपीय तरंगों की गति में क्या है, कमी आ रही है, P में भी और S में भी। तो पायरोस्फीयर में एक तो आपको एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलेगा और लोअर मेंटल, ये 2 पार्ट इसमें समाहित हो जाते हैं। तीसरा और अंतिम जो है वो है हमारा बैरिस्फीयर। तो जितनी हमारी कोर वाली विशेषताएं हैं ये हमारे बैरिस्फीयर में समाहित हो जाते हैं। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम पृथ्वी को कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर। तो मैं केवल आपको इनका एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था, इनके अंदर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक सा इंट्रोडक्शन है मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा जो पृथ्वी की आंतरिक स्थिति है, जो आंतरिक संरचना है, वो समझने का हमने पिछले 2-3 वीडियो में प्रयास किया। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी जरूर हुआ, लेकिन हमारा प्रयास ये था कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं भी आ रही है तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं हमको, इसमें कुछ सुधार किया जा सकता हो आपके स्तर से। तो आप प्लीज, आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी आप हमें बताएं, ताकि हमको और आसानी मिले आपकी रुचि को समझने में। मैंने इसके साथ ये कहा था कि हम 5 तरह की असंबद्धताएं देखते हैं, ये आप विशेष रूप से याद रखना। सबसे पहली हमने देखी थी कोना, दूसरी हमने देखी थी, मैं एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं, मोहमसमत। तीसरी हमने देखी रैपिडी, चौथी गुटेनबर्ग, मैं इनको एक बार फिर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। और 5वीं असंबद्धता हमने देखी थी लेहम। कोनार्ड किस किस को अलग कर देती है, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग कर देती है। मोह क्रस्ट को मेंटल से अलग कर देती है, यानी कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अलग कर देती है। अंडरस्टूड है। रैपिडी ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग कर देती है। ऐसे ही गुटेनबर्ग मेंटल और कोर को अलग कर देती है, और लेहमान आउटर कोर
और इनर कोर को अलग कर देता है। इसमें भी मोह, गुटेनबर्ग, ये दो जो है विशेष रूप से पूछी जाती है, मोह संबद्धता और गुटेनबर्ग संबद्धता। लेकिन आपको याद ये 5 की 5 रखनी है। ये हमारी सीरीज यहाँ पे खत्म हुई। कल जो हमारा टॉपिक हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में, वो होगा हमारा महाद्वीपीय विस्तार। हमारे महाद्वीपीय विस्थापन एक बड़ा टॉपिक है, पीजी में भी हम इसको जो जब एमए हम करते हैं उसको पढ़ते हैं, लेकिन हमारे केवल वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमारे सिलेबस में है, तो केवल हम इसी पे फोकस करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।